Hello students, in this video we will discuss electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमारी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब तक हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी आएगी हम कोई भी चैप्टर नहीं कर सकते। हमारी केमिस्ट्री उसके बिना जीरो है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें हर हाल में पता होनी चाहिए। फर्स्ट 30 तो बेसिक है। तो लेट्स डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे कर सकते हो, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। सबसे पहले हमारा आता है अफबाउ प्रिंसिपल। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है KL, MN शेल्स और उसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं। तो ये लोअर लेवल की बात थी। अभी अब इसमें हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें हमारे शेल्स आएंगे, सब शेल्स आएंगे, ऑर्बिटल्स भी आएंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं बात अफबाउ प्रिंसिपल। व्हाट इज अफबाउ प्रिंसिपल? अफबाउ ने हमें क्या बोला है? द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, काफी सारे ऑर्बिटल्स हैं, S, P, D, F हैं। उनके आगे फर्दर हमारे पास पहले शेल्स हैं, शेल्स के बाद हमारे पास ऑर्बिटल सब शेल्स हैं, सब शेल्स के बाद हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं। तो अफबाउ क्या कहता है? The electrons are filled in various orbitals in order of their increasing energy. जिसकी एनर्जी कम वो पहले फिल होगा, देन उसके बाद और आते जाएंगे। तो अफबाउ ने हमें 1 से लेकर 7 तक ऑर्बिटल्स की हमें डिफरेंट S, P, D, F के उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सीरीज दे दी, एक लाइन बना दी है जो कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो हमें वो लाइन थोड़ा सा उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुत सारे मेथड्स हैं उस लाइन को लर्न करने के लिए। तो थोड़ा सा इजी वे में मैं आपको बताती हूँ कि आप उसको कैसे कर सकते हो। एक तो वही है जो हमारी बुक्स में दे रखा है, हमारी NCERT में भी दे रखा है, उसका कैसे हम उसको भी बना के देख लेते हैं, और एक और मेथड से भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए पहले जो हमारी बुक्स में दे रखा है हम वो करते हैं। आपने क्या करना है, हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं S, P, D एंड F। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हम पहले S का ले रहे हैं। ठीक है, S का हम स्टार्ट करते हैं 1s 2। हम आपने 7 तक नंबर लिखने हैं, 7 तक नंबर लिख लिया आपने, इनके आगे SS लिख लो। फिर आपने P ले लेना है, P आपने स्टार्ट करना है 2 से, 2P 3P 4P 5P 6P 7P। फिर आपने लेना है D, D आपने स्टार्ट करना है 3 से, 3D 4D 5D 6D। फिर आपने लेना है F, F आपने स्टार्ट करना है 4 से, 4F एंड 5F। क्लियर? अब आपने इसको मिला देना है। तो मिलाने के बाद जैसे सबसे पहले आपने क्या लिखना है 1s, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा 2s, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा 2p, देन उसके बाद 3s 3p, देन उसके बाद इस तरह से आपने लाइंस लगानी है। ठीक है, 3s 3p, उसके बाद आपका आया 4s 3d। ये आपने लाइन जहां से आपकी लाइन बनती जाएगी 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। तो इस तरह से हम यहाँ से अपनी लाइन बिल्कुल अकॉर्डिंगली यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। बट कई बच्चों को ये वाला मेथड मुश्किल लगता है। ज्यादातर हमें ये लाइन जो है मैक्सिमम आप 4D तक, क्योंकि हमने 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर्स के एलिमेंट्स है वो हमने लर्न करे हैं। तो 30 तक हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी फीलिंग यहाँ तक हो जाती है, हमें 7P तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें इतनी बड़ी लाइन लर्न करनी पड़ेगी तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप जस्ट 4D तक अपनी लाइन जो है वो लर्न कर सकते हो। अभी मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट और बहुत इजी मेथड बताती हूँ जिससे आप ये लाइन बहुत इजीली आप लिख सकते हो। क्लियर? ये भी इजी है, लेकिन एक और मेथड है जिसके थ्रू भी आप इसको लर्न कर सकते हो, उसमें भी आपकी ये लाइन बहुत इजी बन जाती है। तो इस केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐसे लिख लिया SPDF लिख लिया है आपने। अब आपने क्या करना है, S को 2 बार लिखना है। ठीक है, मैंने S 2 बार लिख लिया, फिर आपने S पहले 2 बार लिख लिया। अब आपका सेकंड ऑर्बिटल क्या है P, अब आपने PS 2 बार लिखना है, PS आपने लेफ्ट टू
यहाँ ऐसे आना है, ठीक है, पी एस पी एस। अब उसके बाद क्या है मेरा थर्ड डी। अब मुझे डी से एस की तरफ आना है और ये भी 2 बार लिखना है, डी पी एस, डी पी एस। अब उसके बाद क्या है मेरा एफ। अब एफ को भी मैंने इस तरफ लेके आना है, क्या आ जाएगा एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। आई होप ये अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया। आपने हर चीज को 2 बार लिखना है। पहले आपने एस लिखा, फिर आपने पी एस लिखा, फिर आपने डीपीएस 2 बार लिखा, फिर आपने एफडीपीएस 2 बार लिखा। अब जो पहले हम ले रहे हैं एस, तो एस के आगे 1 से लेकर 7 तक के नंबर लगाइए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 एस पी एस पी एस पी एस एफ डी पी एस, ठीक है जी, 6s 7s 8s, ठीक है। अब उसके बाद आपने जो आपके P हैं वो 2 से स्टार्ट करिए। 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद आ जाओ D, 3 से स्टार्ट करिए, D 4D 5D 6D। अब आ जाओ F, F आप स्टार्ट करोगे 4 से, 4 देन 5। अब आपके सामने नंबर भी आ गए हैं, ऑर्बिटल्स भी आ गए हैं। तो यही हमारी लाइन है जो हमने पहले लिखी थी, 1s 2s 2f 2p 3s 3p 4s 3d। so all these are arranged in the increasing order of energy. so this method is easy, increasing order of energy. all these orbitals are arranged in the increasing order of energies. तो चलिए अब मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले सपोज मेरे पास है नाइट्रोजन। आई हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नाइट्रोजन। तो सबसे पहले आपको इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, 7 इसका एटॉमिक नंबर है। एंड वी नो एस के बीच में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पी इट हैज मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी इट हैज मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इट इज हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमें पता है। चलिए नाइट्रोजन 7, अब मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है और ये लाइन आपके सामने होनी चाहिए। जब भी आपका एग्जाम में कुछ है, आप या तो इस तरीके से लाइन बना के अपनी जो आपकी रफ शीट है आप उसके ऊपर बना लो, इट्स वेरी इजी। उसके बाद आप उसकी किसी भी एलिमेंट जो भी आपको कॉन्फिगरेशन दे रखी है आप कर सकते हो। चलिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं। 1s2, एस में 2 है, फिर एस में 2 है, उसके बाद क्या है आपका पी। अब पी के आगे फर्दर पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं, मीन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पी में। तो मेरे पास अभी 7 में से 4 तो मैंने अरेंज कर दिए, बाकी मेरे क्या रहेंगे 3। सो मैं क्या लिखूंगी 2p3। सो है ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ये लाइन हम अपने सामने ही रखेंगे ताकि हमें क्लैरिटी होती रहे। चलिए और आते हैं हम सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। हम और डिफरेंट एलिमेंट्स की लिखते हैं, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, देन जिंक, नहीं क्लोरीन के बाद आता है हमारा कैल्शियम, देन विल राइट आयरन, देन विल राइट निकल। पहले क्या लिखते हैं, चलिए सबसे पहले सिंबल आपको पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर, सोडियम का 11, एल्यूमिनियम 13, क्लोरीन 17, कैल्शियम 20, आयरन 26, निकल 28। लेट्स राइट द कॉन्फिगरेशन। 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। और उसके बाद 3s1। आप देख सकते हो मैं इसी तरीके से फिलिंग कर रही हूँ, ठीक है। नाउ 13 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ 17, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 3s2, 12 हो गए, 3p5।
26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 26 जो है वो किसमें जाएंगे, डी में। डी में मैक्सिमम 10 होते हैं। और 28, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 28 बचे हैं हमारे। देन इट इज 3d8। सो इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। चलिए एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज है एक्सेप्शनल, क्या क्या एक्सेप्शन है उसमें। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। क्रोमियम का सिंबल है Cr, उसका एटॉमिक नंबर है 24। कॉपर का सिंबल है Cu और उसका एटॉमिक नंबर है 29। चलिए मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ। 24 है तो इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। 24 हो गए। अब आप देख सकते हो इसके हमें ये तो सारे के सारे फुली फिल्ड हैं, ठीक है। लास्ट वाले दो शेल हम लेते हैं। ये था हमारा 4s2 एंड 3d4। अब इसमें s तो जो है वो फुली फिल्ड है। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10, लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। Now these are the very close orbitals and their energy difference is very very less. So we can exchange an electron from one orbital to another. तो इस केस में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या हुआ है, ये क्रोमियम क्या करेगा, दिस इज एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन, ये थी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के इसकी है। इसने अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करा है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकालकर d में ट्रांसफर कर दिया है। क्लियर। नाउ इट इज 4s1, 3d5। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 होने चाहिए, लेकिन इसमें 1 है, हाफ फिल्ड हो गया। d में 10 होने चाहिए, लेकिन इसमें 5 है, तो d भी हाफ फिल्ड हो गया। एंड वी नो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर ऑलवेज वेरी वेरी स्टेबल। अब ये बहुत स्टेबल बन गया। पहले ये स्टेबल नहीं था क्योंकि s फुली फिल्ड था, लेकिन d ना तो फुली था ना हाफ था। लेकिन इस केस में अब ये स्टेबल बन गया है। सो दिस इज एक्सेप्शन। चलिए लेट्स टॉक अबाउट कॉपर। राइट द कॉन्फ़िगरेशन 29 है, 1s, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। चलिए अभी यहाँ पर भी आप देखिए तो इसका s है वो तो फुली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है होने चाहिए, 2 इसमें है। अब d जो है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, तो इसके पास 9 है, तो ये फुली फिल्ड नहीं है। हाफ फिल्ड वाला भी बहुत दूर निकल गया, 5 नहीं, अब ये 9 है। इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन 4 में से निकाला और डी में ट्रांसफर कर दिया। उससे क्या हुआ, इसका s में तो हाफ फिल्ड, ये इसका हाफ फिल्ड बन गया और जो d है वो उसका फुली फिल्ड बन गया। नाउ इट इज वेरी वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से कॉपर एंड क्रोमियम, क्योंकि इनकी एक्सचेंज एनर्जी, जितनी एक्सचेंज एनर्जी होती है इन्होंने एनर्जी का एक्सचेंज करा है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो ये केस सिर्फ कॉपर एंड क्रोमियम के केस में है। दे हैव टू अचीव देयर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बाय ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s to 3d। सो दिस इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इनकी हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। आपको क्वेश्चन आता है गिव रीजन। क्या रीजन है इन्होंने ऐसी कॉन्फ़िगरेशन क्यों अचीव करी है। फर्स्ट, एक्सचेंज एनर्जी, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। सेकंड, इसमें दोनों केसेस में हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस बन गई हैं। सो इसलिए हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर ऑलवेज वेरी वेरी स्टेबल। सो दिस इज द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। सो दिस इज ऑल अबाउट हाफ बॉम्ब। चलिए नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन में इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले करा था, पॉलिस। पॉलिस ने हमें क्या बोला है, पॉलिस प्रिंसिपल। हमें पता है, हम बोलते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे p है, p के आगे 3 है, जैसे px, py एंड pz।
तो px में 2, py में 2, pz में 2, तो टोटल कितने हो गए 6। इसलिए p में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। क्लियर? मींस ईच ऑर्बिटल इज हैविंग मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉलीज ने हमें क्या दिया है, डेफिनेशन क्या बोली है, फर्स्ट ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड उसने हमें क्या बोला है, no 2 electrons, no 2 electrons in an orbital have same spin। एक ऑर्बिटल में, जैसे कोई ये ऑर्बिटल है आपका, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जैसे इसमें है, तो दोनों की जो स्पिन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। मींस एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन के आसपास और एक एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व नहीं कर सकते ऑर्बिटल पे। क्लियर? सो व्हाट इज पॉलिस प्रिंसिपल? क्या उसने हमें बोला है, डेफिनेशन क्या दी है, इन ईच ऑर्बिटल देयर इज मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम स्पिन। उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, वन हैज टू मूव इन क्लॉकवाइज एंड वन हैज टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसकी भी हम जस्टिफिकेशन करते हैं। अगर क्या होगा अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगर एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होगा? चलिए ये मेरा ऑर्बिटल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 होंगे तो सेम रहेगा। चलिए ये 2 वाला बना लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज। नाउ सपोज 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, एक क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉकवाइज को मैंने ऊपर वाले एरो के तो दिखा दिया, एंटी क्लॉकवाइज को मैंने नीचे वाले एरो के साथ दिखा दिया। अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सपोज वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, मैंने इसको ऊपर एरो से दिखा दिया। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो मैं इसको नीचे वाले एरो की तरफ से दिखा दूंगी। अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है तो ये और ये आपस में सेम हो गए, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये और ये आपस में सेम हो गए, तो पॉलिस तो अगेंस्ट हो गए, दिस इज अगेंस्ट द पॉलिस प्रिंसिपल। तो अगर पॉलिस प्रिंसिपल नहीं रहा तो फिर तो हमारी सारी केमिस्ट्री गलत हो गई। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी स्पिन इट शुड बी ऑलवेज ऑपोजिट। तो यहाँ पर तो स्पिन सेम आ रही है, सो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सो ही प्रूव्स an orbital contain maximum of 2 electrons with opposite spin. So this is Pauli's principle. नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल क्या कहता है? ये तीनों भी जो आप पढ़ रहे हो, आपको पॉलिस एंड हर्ट्ज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर्ट्ज ने हमें क्या बोला है, व्हाट इज हर्ट्ज रूल? नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस। हमने बोला एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 मींस पेयर हो गया। हर्ट्ज कहता है नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस until each orbital in the given subshell has 1 electron each। जब तक एक सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते हैं, आप उनमें पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। चलिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 सिंगल है N। सबसे पहले मैं इसकी आपबाउ लिखूंगी 1s2 2s2 2p3। अब इसको मैं हर्ट्ज के अकॉर्डिंगली दिखाती हूँ, ठीक है, हर्ट्ज कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए मैंने बॉक्स बनाया, दिस इज 1s, दिस इज 2s। p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो मैंने 3 बॉक्सेस बनाए, दिस इज फॉर px, दिस इज फॉर py, दिस इज फॉर pz। ये 2p क्या है मेरा सबशेल, उसके आगे 3 ऑर्बिटल्स हैं। s में 2 हैं, एक ऊपर, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। अगेन 2s में भी 2 हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लिक्विड है। p में कितने हैं? 3। अब p के आगे फर्दर 3 ऑर्बिटल्स हैं, p में 3 फिल करने हैं, मैंने कर दिए p में 3, ठीक है। एम आई राइट? नो, मैं यहाँ पर गलत हूँ।
क्योंकि हंस ने क्या बोला है, आपने तब तक पेयरिंग नहीं करनी है जब तक हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, px में एक, py में एक और pz में एक। नाउ दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन। No electron pairing takes place until each orbital in a given structure has one electron each. जब तक वो सिंगली फील्ड नहीं हो जाते तब तक आपने पेयरिंग नहीं करनी है। क्लियर? हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। लेट्स टेक सिलिकॉन। 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12 हो गए, 3p2। लास्ट वाले हमने लेने हैं जब भी हंस कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो ये मेरा 3s हो गया, इसमें 2 है, नेक्स्ट मेरा 3p है, इसमें मैंने 3 बना दिए हैं। अब p2 है। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, आई विल रॉन्ग, मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले px और py में एक एक देना पड़ेगा, क्योंकि 2 मैंने अकेले यहाँ पे डाल दिए जबकि मेरे पास आगे दोनों ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं। तो मुझे सबसे पहले उनको एक एक देना है। एक एक देने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं तो मैंने उनकी पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, सो दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से आपको किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ सकती है अकॉर्डिंग टू हंस। हंस कॉन्फ़िगरेशन से हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का भी पता चलता है। जैसे इसमें मेरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। क्लियर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। क्लियर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बताते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक रहेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपका मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज हंस रूल, Pauli's as well as After principle. I hope all these configurations are very much clear to you. So do practice, write more questions related to Hund's rule. आप इसकी और practice कर सकते हो. You can write the Hund's configuration of chlorine. You can write Hund's configuration of argon. Then you can write Hund's configuration of fluorine. So these are the few practice questions. Kindly practice at home.